हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी रिकॉल का एक लेक्चर। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि अभी मैंने जस्ट ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था। सिर्फ शायद 5 या 7 सेकंड बचे थे, तो जिस सॉफ्टवेयर पे हम रिकॉर्ड करते हैं वो अचानक से ऑफ हो गया। तो बड़ा अजीब लगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि जब हम बहुत पास पहुंच जाते हैं और चीज़ हाथ से निकल जाती है तो उसका दुख बहुत होता है। पर हमारे पास जब ऑप्शन नहीं होता तो हमें खुद से फिर मेहनत करनी होती है। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस वक्त बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। मेरा आपसे एक ही सजेशन है, 2 डेट्स का वेट करो। एक 30 जून जब रिजल्ट आएगा और एक 8 जुलाई। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट हैं जब आपको कुछ ना कुछ आपके हित में होगा। और हमेशा तैयार रहो बेटा, लाइफ में आपने कुछ सीखा है, कुछ अच्छा पढ़ा है, आप कुछ भूले नहीं हो। मैंने एक बात बोली थी जो शायद बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। जो लोहे का बहुत धारदार चाकू तलवार कोई भी चीज होती है, अगर आप उसको रख दोगे ना तो जंग उसमें भी लग जाती है। आपको तो 2 महीना हो गया बेटा लगभग पढ़ाई से टच हटाए हुए, तो थोड़ा बहुत तो आप भी भूलोगे। पर ऐसा नहीं है कि क्या वो खराब हो जाती है, नहीं। अगर उसमें दोबारा से थोड़ा थोड़ा हम उसको यूज करेंगे तो वापसी वो पावर आ सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम अच्छे के लिए प्रे करें, पर तैयार रहें। आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कैपेबल हो। जो मेहनत आपने 3 साल करी थी, 2 साल करी थी, क्या वो कुछ महीनों में खराब हो जाएगी? कभी नहीं होगी। तो एक इसी जज्बे के साथ हमेशा मेहनत करो, और मैं हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए रेडी हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ का एक छोटा सा एनसीईआरटी रिकॉल है। ये एक तरीके का पॉडकास्ट भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले बेटा, हमारे पास जो सेल होता है वो लिविंग, हम बोलते हैं लिविंग है। तो इन एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग और लिविंग में जो डिफरेंस है ना, वो कहीं ना कहीं किस चीज का है? वो है हमारे पास सेल का। अच्छा, हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, ये हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कौन सी ऐसी 2 बातें हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं? पहला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली मिलता है, मतलब सिंगल सेल का कोई ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा क्या है कि वो अपने सारे फंक्शन कर सकता है। ये दूसरी चीज है, ये हमारे पास दूसरा है जो सारे फंक्शन वो कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सारे फंक्शन वो कर सकता है। अब हम यहां से आगे बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि यार एक टॉपिक है जिसमें डिस्कवरी ऑफ सेल लिखा है। सबसे पहला सेल कॉर्क की शेप का, कॉर्क में कॉम्ब शेप का देखा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। वो डेड सेल था। पहला लिविंग सेल देखा है लेवन हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा है। याद आ रही है बात? ये रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? न्यूक्लियस देखा 1831 में। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा, व्हाट इज सेल थ्योरी। आपको ये समझना है कि 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी डेवलप करी थी, स्किल्डन एंड शिवान। एक जर्मन बॉटनिस्ट थे स्किल्डन, और शिवान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, है ना। 1838 एक का ईयर है और शिवान का है 1839। तो सेल थ्योरी क्या थी बेटा? स्किल्डन ने ऑब्जर्व किए बहुत सारे प्लांट सेल और ये देखा कि यार प्लांट जो है ना, प्लांट टिश्यू और सेल्स का बना हुआ है। फिर क्या हुआ, बहुत सारे प्लांट और उसका बना हुआ है। और फिर शिवान ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया, उसको फिर से ऑब्जर्व किया, ठीक है। उन्होंने, शिवान ने ऑब्जर्व किया किसको? बहुत सारे एनिमल्स को। ये देखा कि एक मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर हम ये यहां पर ये देखेंगे बेटा कि जो हमारे पास शिवान है, उन्होंने देखा कि प्लांट सेल के बाहर, सबसे बाहर सेल वॉल है, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। फिर इन्होंने क्या किया, शिवान और शिल्डन ने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी, जिनमें बोला ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। यस। अब हम ये देखते हैं कि बेटा सेल थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि सेल आया कैसे। तो कहीं ना कहीं ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने बोला है? रुडोल्फ वर्चो ने। उन्होंने बताया कि यार सेल आया कैसे? डिवीजन से आया। याद करो कैसे आया? डिवीजन से। तो उन्होंने बोला ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई डिवीजन। डिवीजन से आया ओमनी सेलुला ई सेलुला। 1955 में रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। कौन सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता? वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड, क्योंकि वो सेल ही नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही? वो सेल नहीं होते। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये हो गई तुम्हारे पास सेल, मतलब सेल हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने सेल थ्योरी की बात कर ली। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करते हैं। तो हम लोग 2 तरह के सेल ले सकते हैं। एनिमल सेल में चीक सेल, चीक सेल मतलब यहां से निकालते हैं। प्लांट सेल में लेते हैं अनियन का टिप सेल। हम देखते हैं कि अनियन सेल में न्यूक्लियस होगा, प्लांट में भी होगा। अनियन सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी सेल वॉल होती है बाहर, और चीक सेल में क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में प्रॉपर बना हुआ न्यूक्लियस होता है। और क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है। अब मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले ये याद करो, विदाउट मेम्ब्रेन की ऑर्गेनल कौन कौन सी है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आगे सेंट्रियोल और राइबोसोम।
सिंगल मेम्ब्रेन ईआर, गोल्जी, सीलिया, फ्लैजिला, वेसिकल, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, ये सब आ रहा है सर। ये सब क्या, लाइसोसोम, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास जो है साइज की बात करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया, वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। यस, 3 से 5 या 2 से 3 माइक्रोमीटर ऐसा कुछ है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है 0.3, पीपीएलओ उसी में आता है 0.1 माइक्रोमीटर। यस, और आरबीसी एक छोटा यूकैरियोटिक सेल है, 7 म्यूमीटर माइक्रोमीटर साइज होता है। नहीं तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज का होता है। कितना होता है? 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज का होता है, याद रहेगा। शेप देख लो, अलग अलग शेप है यूकैरियोटिक सेल में। जैसे आरबीसी बाइकनकेव राउंड है ना। मीजोफिल सेल राउंड और ओवल है। इलोंगेटेड लंबा सेल है, नैरो लंबा। हमारे पास कौन है? आपका एपिथेलियल सेल होते हैं, कॉलुमुलर एपिथेलियम। ब्रांच लॉन्ग न्यूरॉन्स है हमारे पास। अमीबॉइड शेप किसकी है? डब्ल्यूबीसी की है। यस, कर पाएंगे? ठीक है, अब हम जरा डिस्कस करना चाहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो यार प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना, वो आपका बहुत डिफरेंट हैबिटाट में मिलता है। शेप कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरिलियम। उसमें कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, है ना। ये सब किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। यस, अब स्टार्ट करते हैं जरा एक बार स्ट्रक्चर की। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स किस क्या सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स बेटा जो बनी है, ग्लाइकोकैलिक्स जो हमारे पास बनी है, वो स्लाइम लेयर और कैप्सूल होती है। स्लाइम लेयर स्लाइमी लूज, कैप्सूल थिक और टफ। तो सबसे बार ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। यस, उसके बाद दूसरे नंबर पे सेल वॉल आती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी? पेप्टाइडोग्लाइकन, जो नैग और नैम का बनता है। यस, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक जैसी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, सेल एनवलप क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप हमारे पास क्या है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव स्टेन रिटेन करते हैं, ग्राम नेगेटिव में से स्टेन निकल जाता है, या वो रिटेन नहीं करते या वो लेते नहीं है स्टेन, ग्राम नेगेटिव, याद रहेगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि और स्ट्रक्चर्स कौन से। सबसे पहले फ्लैजिला। फ्लैजिला हेल्प करता है मूवमेंट में। फ्लैजिला के 3 पार्ट बैक्टीरिया के, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। यस, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट किसका बना है? फ्लैजिलिन का। नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग होता है। फ्लैजिला है तो मोटाइल है, नहीं है तो नॉन मोटाइल है। कौन कौन नॉन मोटाइल है? कोकस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं होते। पिलाई ट्यूब शेप, फिम्ब्रियाई ब्रिशल शेप। फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई तीनों को मिला के सरफेस स्ट्रक्चर। पिलाई ट्यूब शेप कम होती है नंबर में, थोड़ी बड़ी होती है, स्पेशल फंक्शन, पिलीन प्रोटीन का बना है, स्पेशल प्रोटीन। फिम्ब्रियाई कैसा है? ब्रिशल शेप, किसके लिए? अटैचमेंट के लिए है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करती है, क्या बोलते हैं सर? मीजोजोम बोलते हैं। मीजोजोम क्या है बेटा? शेप वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमेली। मीजोजोम क्या करती है? उस पे क्या होती है बेटा? सेल वॉल फॉर्मेशन में मेन रेस्पिरेशन के एंजाइम होते हैं। उसके बाद किस में? सिक्रीशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में, और हेल्प करती है सेल डिवीजन में। यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, सोचो सोचो। यस यस यस। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्रोमेटोफोर पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है कुछ साइनोबैक्टीरिया में, और वो क्या बनाती है? क्रोमेटोफोर बनाती है। क्रोमेटोफोर में एक पिगमेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल ए कहते हैं पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्रोमेटोफोर। कहां मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद हम अंदर चले गए, बात करते हैं बैक्टीरिया के मेन डीएनए की। मेन डीएनए जीनोमिक डीएनए, एक सिंगल क्रोमोसोम मान सकते हो। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, है ना, सर्कुलर। क्या हिस्टोन्स होती है? नहीं होती, नेकेड होता है, बिना कवर के होता है। यस, साइटोप्लाज्म में होता है। यस, उसके बाद बेटा और भी कोई डीएनए होता है? हाँ, और डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड इज अदर देन क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डबल स्ट्रैंडेड है। ये क्या है? प्लाज्मिड है। ये क्या है? प्लाज्मिड है। यस, प्लाज्मिड में बेटा एफ प्लाज्मिड होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में मिलता है। आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हेल्प करता है किसमें? जीन क्लोनिंग में हम लोग यूज करते हैं उससे। ठीक है, प्लाज्मिड के बाद बेटा हम लोग और डिटेल पढ़ सकते हैं किसकी? राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होते हैं बेटा? 2 सब यूनिट होती है, 50s 30s, तो 70s का राइबोसोम बनता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन पर बाउंड फॉर्म में मिल सकते हैं या फ्री मिल सकते हैं। एक एमआरएनए पर जब बहुत सारे राइबोसोम लगे हों तो पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम का साइज 10 से 15 नैनोमीटर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ठीक है, पॉलीराइबोसोम का मतलब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ एक एमआरएनए पर सेम प्रोटीन बना रहे होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा हमारे पास इंक्लूजन बॉडी।
होता क्या है कि बैक्टीरिया में कोई ऑर्गेनल ही नहीं है मेम्ब्रेन की, तो स्टोर कहां करेंगे? स्टोर करते हैं बेटा इनसॉल्युबल फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फास्फोरस ग्रेन्यूल, सल्फर ग्रेन्यूल, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। कुछ इंक्लूजन बॉडी ऐसी होती हैं जो मेम्ब्रेन की बनती है, प्रोटीन की मेम्ब्रेन की, वो है हमारे पास गैस वैक्यूल। साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। भाई यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट से थोड़ा बड़ा होता है, स्लो डिवाइड करता है। यस, कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती हैं। यस, मोटिलिटी के लिए सीलिया फ्लैजिला हो सकता है। यस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो सकता है। यस, प्लांट में क्या होगा? बड़ा वैक्यूल, सेल वॉल, प्लास्टिड होंगे। एनिमल में क्या होगा? क्या होगा बेटा? हमारे पास एनिमल में क्या प्रेजेंट होगा? याद करो, सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगी, प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे। यस, अब जरा देखते हैं एक बार कि प्लांट और एनिमल सेल में हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स। बाहर सेल मेम्ब्रेन से लेके चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। हुआ क्या था कि जब तक 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तब तक हमने क्या किया? आरबीसी की मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी करी। पता ये चला कि इसमें लिपिड की बाइलेयर है। लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड का जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो अंदर की तरफ है, और हाइड्रोफिलिक जो है वो बाहर की तरफ है। वो कहां की तरफ है? बाहर की तरफ है। ये चीज समझ में आ रही है? वो बाहर की तरफ है। तो हमारे पास हाइड्रोफिलिक कहां है? बाहर की तरफ। हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर अंदर की तरफ है। अच्छा, उसके अलावा बेटा इसमें जो प्रोटीन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज कितनी आसानी से हट सकती है? इंटीग्रल, पार्शली और फुली बरिड है। पेरिफेरल आसानी से हट सकती है ना, सरफेस पर होती है। उसके अलावा हम ये देखते हैं बेटा, लिपिड दो तरह का है, फॉस्फोलिपिड, मेन लिपिड, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है। यस, और प्रोटीन हमारे पास एक परसेंटेज दे रखी है। 52% आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, काफी एक्टिव मेम्ब्रेन है। 40% लिपिड है, 8% अदर्स में हम लोग लिख सकते हैं। अब हमने ये देखा बेटा, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए। 1972 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जो किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। ये जो मॉडल है ना बेटा, ये बताता है कि जो लिपिड है ना, लिपिड जो है वो फ्लूइड की तरह से क्वासी फ्लूइड है, और उसमें मेम्ब्रेन ऐसे उसमें प्रोटीन ऐसे लेटरल मूव कर सकती है। इस लेटरल मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। किसकी लेटरल मूवमेंट? प्रोटीन की। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब हम ये देख रहे हैं बेटा कि ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है ना मेम्ब्रेन का, कई चीजें एक्सप्लेन कर सकता है। सेल कैसे ग्रोथ करता है, सेल सिक्रीशन कैसे करता है, एंडोसाइटोसिस कैसे करता है, सेल डिवाइड कैसे करता है, सेल के जंक्शंस कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें कौन एक्सप्लेन करता है? फ्लूइड नेचर। अब हम ये देखेंगे कि मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है, उसके आर पार चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर कोई बड़ी चीज अंदर आती है एंडोसाइटोसिस, बाहर जाती है एक्सोसाइटोसिस। कोई चीज अंदर आ रही है, जैसे मैक्रोफाज किसी बैक्टीरिया को निगल जाए, तो अगर सॉलिड को निकलेगा फैगोसाइटोसिस, लिक्विड को निकलेगा पिन्नोसाइटोसिस। यस, अब हम बात करते हैं कि ये पानी, गैस, ये कैसे मूव करते हैं। तो जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर की तरफ जब हम बात करते हैं, पानी जाता है ऑस्मोसिस से, गैस डिफ्यूजन से, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का भी सिंपल डिफ्यूजन होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब लिपिड मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है जैसे सोडियम वगैरह, उसके लिए बेटा चैनल होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन कर सकते हैं। अगर हाई से लो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाई कंसंट्रेशन से लो, उसमें एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, उसको पंप की जरूरत होती है, लो कंसंट्रेशन से हाई लेकर जाते हैं। उसमें किसकी आवश्यकता होती है? पंप की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है बेटा? पंप की जरूरत होती है। ये चीज समझ में आ रही है? पंप की जरूरत होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे करते हैं बेटा, आगे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल की। सेल वॉल दो जगह होती है, एक प्लांटेई में और एक फंजाई में। और सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की, प्लांटेई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये यूकेरियोट्स में कह रहा हूं। अच्छा, प्लांट की सेल वॉल में सबसे पहले एल्गी पानी में मिलता है। उसकी सेल वॉल में सेलुलोज है, गैलेक्टन है, मैनन है और कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लांट में मेरे पास जो यंग सेल होता है ना, उसकी सेल वॉल जस्ट बनती है, उसे कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकती है और जरूरत पड़ने पर डिमिनिश्ड हो जाती है। प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन होता है। यस, मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी के बीच में बनती है।
जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो जब ज्यादा ग्रो करेगी तो प्राइमरी उसकी वजह से कम हो जाती है। दूसरी चीज याद रखें बच्चे, हमारे पास दो सेल को, दो नेबरिंग सेल को कनेक्ट करता है वो मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या है? एक लेयर है कैल्शियम पैक्टेट की जो दो प्लांट सेल को होल्ड करता है, ग्लू करता है। कई बार क्या होता है, दो प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्म कनेक्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? इसे हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा बोल देते हैं। ये चीज क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? प्लाज्मोडेस्मेटा बोल देते हैं। इसमें हम बोलते हैं कि ट्रैवर्स, ट्रैवर्स मतलब आर पार, ट्रैवर्स मतलब हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म ट्रैवर्स्ड हो गया। तो प्लाज्मोडेस्मेटा मतलब दो प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जहां सेल वॉल और मिडल लैमेला नहीं होती। याद रहेगा? ठीक है, अब आ जाओ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। जब आप सेल के अंदर गए, सोचो वहां कुछ मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल्स हैं, चार ऐसी ऑर्गेनल, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इन्हें कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये मिल के काम नहीं करते उनके साथ, इसलिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ? जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे। उसने क्या किया? साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, मतलब उस ट्यूब का ल्यूमन। दूसरा है मेरे पास क्या? साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। हम देखते हैं कि ईआर दो टाइप का है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम अटैच होता है, और राइबोसोम अटैच होकर प्रोटीन उसके ल्यूमन में जाती है। राइबोसोम कौन सा अटैच होता है? एटीएस, क्योंकि यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। और उसमें कौन सी सब यूनिट अटैच होती है? 60s। भाई दो है ना उसमें, इसमें 60 और 40 दो सब यूनिट होती हैं, तो ईआर के ऊपर 60s अटैच होती है। ठीक है, क्या काम करता है आरईआर? आरईआर प्रोटीन बनाता है, और कोई प्रोटीन सिक्रीट करनी है, सिक्रीशन का काम करता है। एसईआर क्या होता है बेटा? उसमें राइबोसोम नहीं होते। एसईआर जो होता है बेटा लिपिड सिंथेसिस करता है, इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है एनिमल्स में। यस, उसके अलावा आप ये याद कर सकते हो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल में है वो कैल्शियम स्टोर करता है। यस, याद रहेगा। निसल ग्रेन्यूल भी एक तरह का आरईआर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं गोल्जी अपरेटस। 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने एक स्टेन करा था स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास। उन्होंने देखा कि वो जो है वो उसमें सिस्टर्ने हैं, काफी सारे कंसेंट्रिक सिस्टर्ने हैं, उन्होंने नाम दिया गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में बहुत सारे सिस्टर्ने होते हैं कंसेंट्रिक, जिसके एक फेस को सिस फेस कहते हैं जो कन्वेक्स होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है। एक कनकेव स्ट्रक्चर ट्रांस होता है जो मेम्ब्रेन की तरफ होता है। यस, सिस फेस में कोई वेसिकल ईआर से फ्यूज करता है, ट्रांस से निकलकर जाता है या तो सेल के अंदर या सेल के बाहर चला जाता है। तो सिस फेस फॉर्मिंग फेस किसकी तरफ? न्यूक्लियस। ट्रांस फेस बाहर की तरफ होता है। मल्टीपल सिस्टर्ने हमारे पास प्रेजेंट है। अब यहां पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि वहां से जो निकलता है, वहां से जो निकलता है, यहां से जो निकलता है ट्रांस फेस से वेसिकल, उसका क्या होता है? तो गोल्जी के बहुत स्पेशल रूल है। पहला, फाइनल पैकेजिंग, कौन सी चीज कहां जाएगी। दूसरा, कौन सी चीज सेल के अंदर रहेगी या सेल के बाहर जाएगी। ये समझ में आ रहा है? सेल के अंदर रहेगी या सेल के बाहर जाएगी, ये भी उसको करना है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि वो क्या करता है कि जो वेसिकल बने उनमें से कुछ लाइसोसोम होते हैं। फाइनल पैकेजिंग, सेल से बाहर रहेगी या सेल के बाहर जाएगी, ये डिसाइड करना। सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, लाइसोसोम बनाता है, एक्रोसोम बनाता है स्पर्म में गोल्जी अपरेटस, मिडल लैमेला बना देता है। ये सब रोल हैं बेटा गोल्जी अपरेटस के। उसके बाद हमारे पास होते हैं लाइसोसोम। देखो, लाइसोसोम एक स्पेशल वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है होते हैं? एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? नॉर्मल एंजाइम नहीं, ऐसे एंजाइम जो पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोलेज। किस पीएच पे काम करते हैं? एसिडिक या बेसिक? सर एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। यस, कितना, और वो उसमें क्या क्या डाइजेस्ट कर सकता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, इस प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक होगी बात? इस प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, ये हमने बात कर दी इसकी, मतलब इसकी बात कर दी। अब हम यहां से आगे जाएंगे। ठीक है, यहां से हम आगे जाएंगे और बात करेंगे किसकी? वैक्यूल्स की। वैक्यूल क्या होता है? मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सेल अपना कुछ वेस्ट मटेरियल रख लेता है। हमारे पास चार प्रकार के वैक्यूल है। जो गैस वैक्यूल है वो इंक्लूजन बॉडी, वो हमें बैक्टीरिया में पढ़ा हमने। उसके बाद आता है एक फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या करता है? कोई वेसिकल अंदर आएगा, उसमें खाना होगा, फूड वैक्यूल कहेंगे। किसमें होता है? अमीबा में, प्रोटिस्ट में। उसके अलावा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो क्या करता है बेटा? बाहर से जो एक्स्ट्रा पानी आता है किसी
सेल में जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे अमीबा यूग्लिना, उसमें एक्सेस पानी को बाहर फेंक सकते हैं, उसे कहते हैं हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। उसके अलावा प्लांट सेल में एक स्पेशल वैक्यूल होता है, उसे सैप वैक्यूल कहते हैं, जो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। सैप वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसपे चैनल्स और पंप होते हैं। और आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि यार साइटोप्लाज्म और इस वैक्यूल के कंपैरिजन में किसमें ज्यादा आयंस हैं, किसमें ज्यादा आयंस है? वैक्यूल में, क्योंकि साइटोप्लाज्म से एक्टिवली इसके अंदर पंप कर देते हैं। तो सैप वैक्यूल याद रखेंगे, वो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और उस पर चैनल और पंप होते हैं टोनोप्लास्ट, उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि बहुत एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, सब में मिलता है आरबीसी को छोड़ के। सबसे पहली बात एनसीईआरटी ने कही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जब तक स्टेन नहीं करेंगे दिखेगा नहीं, जब तक आप प्रॉपरली स्टेन नहीं करोगे दिखेगा नहीं। तो उसको स्टेन करने के बाद वो विजिबल होता है। अब बात करते हैं, इसका साइज वेरिएबल है, शेप वेरिएबल है, नंबर वेरिएबल है। नंबर किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल और सॉसेज। साइज क्या है? साइज एक नॉर्मल बैक्टीरिया सेल के जितना। कितना? 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर की लेंथ है, लेंथ। और डायामीटर होता है ये वाला। डायमीटर कितना है बेटा इसका? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, ये इसका डायमीटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये इसका डायमीटर है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। ठीक है, नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं। ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट चीज की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुने। नेक्स्ट चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास डायमीटर। ठीक है, क्लियर? अब हम नेक्स्ट चीज की बात कर रहे हैं। ये हो गया, हमने माइकोप्लाज्मा की, ध्यान सुनेंगे बेटा, मैं क्या पढ़ा रहा था? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया बात कर रहा था, डायमीटर सब हो गया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है। ऐसा बाहर से मेम्ब्रेन है, बाहर से क्या है? मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। फिर मेरे पास उस जो अंदर जगह उसे ल्यूमन कहते हैं। वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स, एक होमोजीनस फ्लूइड है। अब क्या है कि इनर मेम्ब्रेन उस मैट्रिक्स को 2 चैम्बर में डिवाइड कर देती है। आउटर चैम्बर, देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये वाले स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर चैम्बर। ये जो आउटर चैम्बर है ना, यहां पर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। अब ये इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करती है, क्रिस्टा कहते हैं एक को, बहुत सारे को क्रिस्टे। इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? F0 F1 पार्टिकल और ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका मतलब बहुत सारा एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन ज्यादा है इनर मेम्ब्रेन पे आउटर के कंपैरिजन में। यस। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में क्या है बेटा? मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम है, जैसे क्रैब साइकिल लिंक रिएक्शन, CO2 यहीं बनती है। उसके अलावा क्या होता है बेटा? क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। कैसा होता है सर? डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। और कैसा होता है सर? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल डीएनए होता है। सर प्रोटीन बनती है, हाँ, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, कौन से? 70S। प्रोटीन बनती है, यस। प्रोटीन कौन बनती है? RNA भी प्रेजेंट होता है। अब हमने ये बना लिया पूरा सारा, ठीक है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चीजें होती है। पहला प्रोटीन बनती है और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन भी बनती है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, नॉर्मल जैसे सेल डिवाइड करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्लास्टिड का। प्लास्टिड क्या है? दिख जाता है माइक्रोस्कोप से, क्योंकि बड़े साइज का और उसमें कलर भी होता है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि प्लास्टिड मिलते कहां पर है? सारे प्लांट सेल में मिलेंगे और यूग्लिनोइड्स में मिलेंगे, सारे प्लांट सेल और यूग्लिनोइड्स में। अच्छा, आपको एक चीज और याद रखनी है कि हमारे पास प्लांट्स में क्या होती है? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। रूट में कौन से प्लास्टिड मिल सकते हैं? कलर तो होता नहीं, ल्यूकोप्लास्ट मिल सकता है। लीफ में ग्रीन प्लास्टिड मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और फ्लावर और फ्रूट में कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट 3 तरह के प्लास्टिड हैं। क्रोमोप्लास्ट कौन से पिगमेंट है? कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, कैरोटिनॉइड कहते हैं, फैट सॉल्युबल। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड दोनों होते हैं, यस, ठीक है, जो लाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज प्लास्टिक है, शेप वेरी करती है। क्या वेरी करती है? शेप। चेक करना एनसीईआरटी। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ना बेटा, मेरे पास क्या है? ध्यान सुन। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह का है, अमाइलो, इलाइलो, एलिरनो। अमाइलोप्लास्ट क्या है? उसमें स्टार स्टोर हो रहा है। इलाइलोप्लास्ट क्या? ऑयल स्टोर हो रहा है। एलिरनोप्लास्ट क्या है? प्रोटीन स्टोर हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन स्टोर हो रहा है। डन है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं बेटा। अब मेरे पास क्या है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? मेरे पास एक ऐसा प्लास्टिड है जो बेसिकली ग्रीन प्लास्टिड है। कहां मिलता है सर? लीफ में मिलता है, ग्रीन पार्ट में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारे पास उसके नंबर की अगर बात करें, मीजोफिल सेल जो लीफ के मेन सेल है उसमें 20 से 40 है। क्लमाइडोमोनास में 1 मिलता है। शेप कैसी होती है? ऐसे लेंस शेप, फ्लैट टाइप का होगा तो बहुत फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। पर और भी शेप होती है, रेटिकुलेट, रिबन शेप, ओवल, स्पाइरल, कप शेप, और भी शेप होती है।
क्लोरोप्लास्ट में ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन से जो जगह इनक्लोज्ड है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में फ्लैट सैक हैं ऐसे, उन्हें थाइलाकॉइड कहते हैं। एक से ज्यादा थाइलाकॉइड पाइल ऑफ कॉइन की तरह रखे रहते हैं, उसे ग्रैनम कहते हैं। एक से ज्यादा ग्रैनम को ग्रैना कहते हैं। दो ग्रैनम को आपस में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है बेटा कि स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम होते हैं डार्क रिएक्शन के, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर लाइट रिएक्शन के लिए एंजाइम होते हैं और पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा स्ट्रोमा में राइबोसोम होता है 70S, आरएनए होगा, प्रोटीन बनेगी क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें भी डीएनए कैसा? एक सिंगल डीएनए पर डबल स्ट्रैंड वाला, सर्कुलर है। यस, ये डीएनए प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम किसने देखा था? पैलेड ने देखा था। पैलेड ने बोला कि राइबोसोम में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा डॉट डॉट सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो वो पैलेड ने देखा था। राइबोसोम जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70S मिलेगा, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S मिलेगा। उसके अलावा यूकैरियोट के ऑर्गेनल में 70S मिलता है। ये चीज समझ में आ रही है? 70S के में दो सब यूनिट है, 50 और 30। 50 बड़ी है, 30 छोटी है। 50 में है बेटा 23S rRNA और 5S rRNA। 30S में है मेरा 16S rRNA। जो 80S राइबोसोम है यूकैरियोट में, उसमें भी दो सब यूनिट है। लार्ज वाली का नाम है 60S, जिसमें 28S, 5.8S, 5S का rRNA है। और जो छोटी वाली सब यूनिट उसमें 18S का rRNA। किसका? छोटी वाली 80S का। इन दोनों को जोड़ता हूं तो कंप्लीट राइबोसोम मिलता है। कौन सा मिनरल चाहिए राइबोसोम को जोड़ने के लिए? कमेंट में चाहिए। अब क्या है, राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम जब जुड़ते हैं ना बेटा तभी प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखें राइबोसोम का साइज और डेंसिटी इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। उस इनडायरेक्ट मेजर को क्या बोलते हैं? स्वैडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा? स्वैडबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट की। होता क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को सपोर्ट नहीं चाहिए अंदर से, यूकैरियोटिक सेल में अंदर से सपोर्ट चाहिए। प्रोटीन के धागे होते हैं, कैसे? फिलामेंटस, इलैबोरेट नेटवर्क, साइटोप्लाज्म में होते हैं, प्रोटीन के बने हुए धागे हैं। क्या नाम है उनके? माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। यस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। क्या काम करते हैं? मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, अंदर से शेप देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। इनको हम कहते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? यस। अब नेक्स्ट चीज क्या है बेटा? नेक्स्ट चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट चीज क्या है आपको मैं बता देता हूं। ये तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हो गया। अब हमारे पास तीन तरह के थे। इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर कितना होता है? 10 नैनोमीटर। कोई एग्जांपल है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ लैमिन्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट का नाम एक्टिन फिलामेंट भी है, उनका डायमीटर 5 नैनोमीटर होता है। वो अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब जैसा होता है, अल्फा और बीटा ट्यूबलिन का बना है, उसका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है। उसमें 13 सर्कल होते हैं, ऐसे 13 सर्कल होते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल में। अब हम ये देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल कहां कहां यूज होता है। सीलिया में, फ्लैजिला में, और कहां होता है बता बेटा? सीलिया, फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल में यूज हो जाता है। ठीक है, सेंट्रोजोम में, बेसल बॉडी में और स्पिंडल फाइबर में, यहां यूज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला और सीलिया इन दोनों का कॉमन स्ट्रक्चर है, बस क्या अलग है? फ्लैजिला नॉर्मली एक दो होंगे, सीलिया बहुत सारा होता है। फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है। फ्लैजिला में बाहर मेम्ब्रेन होती है, हाँ इसमें भी मेम्ब्रेन होती है। इसके सेंटर में, फ्लैजिला के सेंटर में मेम्ब्रेन के अंदर एक्सोनीम होता है। मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोटिक फ्लैजिला का, उसमें भी एक्सोनीम होता है। सीलिया क्या मूव करता है? सेल को मूव करता है। किसको मूव करता है बेटा? सेल को मूव करता है और साथ में मीडियम को मूव करता है, और चप्पू जैसा काम करता है। यस, फ्लैजिला जो है सिर्फ सेल को मूव करता है। प्रोकैरियोट के फ्लैजिला में 3 पार्ट है। बेसल बॉडी, हुक फिलामेंट, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना है। यूकैरियोट का फ्लैजिला सिर्फ किसका बना है बेटा? यूकैरियोट का फ्लैजिला सिर्फ किसका बना है? यूकैरियोट का फ्लैजिला बेसल बॉडी और फिलामेंट का बना है। उस फिलामेंट में बाहर मेम्ब्रेन है और अंदर एक स्ट्रक्चर है एक्सोनीम। एक्सोनीम किसका बना है? माइक्रोट्यूब्यूल का बना है। किसका बना है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल का बना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो आ रही होगी। अब आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं आगे कि यार ये एक्सोनीम क्या है। एक्सोनीम जो है बेटा उसमें 9+0 अरेंजमेंट होती है। कैसी होती है? सॉरी 9+2 अरेंजमेंट होती है। ये क्या है? देख, एक्सोनीम जो है ना उसमें माइक्रोट्यूब्यूल जो है, एक माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? 13 प्रोटोफिलामेंट वाला।
ऐसे दो दो माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे साइड में लगे रहते हैं, साइड को कहते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, यस। और रेडियस पे तो 9 डबलेट है, एक डबलेट, दो डबलेट, कितने डबलेट है, मतलब दो दो माइक्रोट्यूब्यूल कितने लगे हुए हैं, 9, और बीच में दो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है। वो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल भी जुड़े हुए होते हैं आपस में, और वो डबलेट भी आपस में जुड़े होते हैं। सिंगल जो दो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके बाहर एक शीथ है, शीथ से ऐसे रेडियल स्पोक जा रहा है जो हर एक डबलेट के एक माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ रहा है। इसे 9+2 अरेंजमेंट कह रहे हैं। 9 क्या है, 9 डबलेट, 2 क्या है, 2 सिंगलेट, उसके बाहर शीथ, रेडियल स्पोक से वो जुड़ा हुआ है। क्लियर है, ये है 9+2 अरेंजमेंट। जब हम बात करते हैं सेंट्रियोल की तो उसमें 9+0 अरेंजमेंट होती है। ये जो साइड में होते हैं, पहले तो मेम्ब्रेन नहीं है, 9 ट्रिपलेट हैं। अंदर क्या है बेटा, एक सेंटर में एक प्रोटीन होती है, हब कहते हैं, तो 9 ट्रिपलेट है, बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो 9+0 अरेंजमेंट। सोचो, अब जो सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल लगेंगे तो सेंट्रोजोम बोलेंगे। उसके चारों तरफ ऐसे एक लिक्विड होता है, पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स कहते हैं, एमॉर्फस टाइप की। अब क्या होता है बेटा, ये एक सेंट्रियोल, ये दो सेंट्रियोल, उसके आसपास, उस पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स के बाहर आसपास ऐसे स्पिंडल फाइबर लगे, वो लगे रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इसे एस्टर कहते हैं। एस्टर क्या है, एक सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल, चारों तरफ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्टर। दो एस्टर मिला के क्या बनता है, और स्पिंडल फाइबर मिला के बनता है स्पिंडल अपरेटस। हमेशा याद रखो, बेसल बॉडी सेंट्रियोल से बनता है, तो क्या अरेंजमेंट हो गई, 9+0। इस 9+0 को एक और नाम देते हैं कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। कैसा कहते हैं, कार्टव्हील, यस, ठीक है। तो बेसल बॉडी 9+0, सेंट्रियोल 9+0, सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल, यस, ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर में बेटा रैंडम माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। कौन सा मिनरल चाहिए इनको आपस में असेंबली करने के लिए, स्पिंडल फाइबर को, बताना मुझे चैट में। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलेंगे तो न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन 1931 में, 1831 में, 19 बोल दे, 1831, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। फ्लेमिंग ने देखा कि एक एसिडिक मटेरियल, उसको नाम दिया उन्होंने क्रोमैटिन। क्या नाम दिया, क्रोमैटिन का नाम दे दिया। ये भी बात समझ में आ गई, यहां से बढ़िया लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा कि यार न्यूक्लियस जो आप देखते हो ना, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो इंटरफेस का होता है, मतलब G1s G2 का होता है। जब सेल डिवाइड करता है तब आप न्यूक्लियस नहीं देख सकते। तो न्यूक्लियस में सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है। आउटर वाली ER के साथ कंटिन्यूएशन में है, इनर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के गैप को आप किस में देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के गैप को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जब ये दोनों मेम्ब्रेन एक जगह जुड़ती है ना, तो वहां पर न्यूक्लियर पोर बनता है। न्यूक्लियर पोर से अंदर से बाहर, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में क्या जाता है, RNA। बाहर से अंदर क्या आती है, कुछ प्रोटीन्स बाहर से अंदर आती है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसमें एक तो लिक्विड वगैरह है, उसके अलावा उसमें बेटा क्रोमैटिन होता है, ऐसा डीएनए जो कंडेंस है। तो डीएनए आरएनए, डीएनए कंडेंस आरएनए, उसके अलावा कुछ प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। अच्छा, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस में, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा उसे, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। एक होता है किसी सेल में, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या काम है, RNA बनाता है, राइबोसोमल RNA बनाता है, ठीक है। जितनी ज्यादा RNA बनाएगा RNA, उतने राइबोसोम बनेंगे, उतनी प्रोटीन बनेगी। तो नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है, साइज बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब वो कंटिन्यू रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म से, सही है। अब क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम दिख सकते हैं, तो क्रोमोसोम M फेज में दिखेंगे। नॉर्मली एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं, जो G2 फेज के बाद आता है। एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, इन दोनों क्रोमैटिड को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, जो जहां कहां जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर पे जुड़ते हैं। तो सेंट्रोमियर पे दो क्रोमैटिड क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर का एक और नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, यस। इस क्रोमैटिड के एंड को कहते हैं टीलोमियर, यस। उस सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे काइनेटोकोर कहते हैं, जिसपे स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर सब मेटा, क्लोज टू एंड एक्रोसेंट्रिक, एंड पे टीलोसेंट्रिक, यस। ये बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि क्रोमोसोम मुझे M फेज में दिखते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो G2 फेज में दो क्रोमैटिड होते हैं, G1 में एक क्रोमैटिड होता है। G2 फेज में दो क्रोमैटिड और 4 आर्म्स होती हैं, यस, याद रहेगी बात ये। अच्छा, सैटेलाइट क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम में, सब में नहीं, कुछ क्रोमोसोम में टीलोमियर पर एक अलग से डीएनए होता है, उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। वो स्टेन नहीं होता, नॉन स्टेनिंग होता है, उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, यस। नॉन स्टेनिंग डीएनए क्या सारे क्रोमोसोम पे, कुछ पे प्रेजेंट है, कहां है, टीलोमियर के पास। अब एक टॉपिक है जिसे माइक्रोबॉडीज कहते हैं। माइक्रोबॉडीज क्या होती है बेटा,
वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर, उनमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम। एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम मतलब पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। ये एंजाइम क्या करता है बेटा? H2O2 को तोड़ता है। तो पेरोक्सीसोम एक तरह का माइक्रोबॉडी है। ये प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल में भी मिलते हैं। देखो, माइक्रोबॉडीज दोनों में मिलती है, प्लांट और एनिमल्स में। पेरोक्सीसोम दोनों में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे कोई और एग्जांपल है? ग्लाइऑक्सीसोम भी है। यस, ठीक है, याद रहेगा। तो हम लोग फिनिश कर रहे हैं, पर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा करप्ट हो गया वीडियो, फिर करा पूरा वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। दूसरी बात बेटा, मैं यहाँ पे क्लियर बोल देता हूँ। अब मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर नया बैच लाओ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या मतलब 25 के लिए जा रहे हैं? यदि आपके 600 से कम है तो प्लीज 25 के लिए पढ़ना शुरू कर दो। दिन घट रहे हैं, टाइम घट रहा है। यदि आपके 600 से ज्यादा है तभी वेट करो किसी प्रकार के डिसीजन का। क्लियर है? नहीं तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। हम आपकी हेल्प हमेशा करेंगे। और जिनके बेटा 600 से कम है, प्लीज प्रॉपर तरीके से कोई बैच ज्वाइन करके पढ़ो। चाहे आप कोई भी बैच ज्वाइन करो। और आपको अगर ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज चाहिए, वो हमने लॉन्च कर दिए घर के लिए। ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। और पटना ऑफलाइन सेंटर पे भी टेस्ट सीरीज बेटा हमने लॉन्च कर दिए। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो 600 के पहले हैं वो देख लो क्या करना है। 600 के बाद वाले थोड़ा वेट कर सकते हो आप। यस, पर वो भी पढ़ते हुए वेट करना है, ऐसे बैठ के नहीं देखना है। आप समझो, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।